हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज लेक्चर 2 में हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी के आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कुछ ऐसे टर्म्स जो अकाउंटिंग के पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं जिनका हमें मतलब और उनका डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि पूरे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हम लोग इसे इन टर्म्स को इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक हमें इनका मतलब और इनका डेफिनेशन नहीं पता होगा, हम सम्स को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो ये सेकंड थ्योरी क्लास है बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी का। आप लोग ध्यान से इस क्लास को फॉलो करेंगे। अगर कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती है तो आप कुछ क्लासेस जब फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी आपके लिए सब्जेक्ट नया है, तो जैसे जैसे आप कुछ क्लासेस करते जाएंगे, 5-6 क्लासेस और प्रैक्टिकल सम्स हम लोग करेंगे, फिर आप देखेंगे आपकी सारी डाउट्स जो है धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग आपको प्रैक्टिकल सम से ज़्यादा समझ में आएगा। ये थ्योरी तो हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो आप इनको पढ़िए, जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा उसे भी पढ़िए, और कुछ क्लासेस के बाद फिर से आप इसे रिवाइज करेंगे तो देखेंगे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। और आप कोई भी अकाउंटिंग बुक रेफ़र कर सकते हैं, और थ्योरीज़ के लिए आप कंसेप्ट को अच्छे से समझें, फिर उसके बाद नोट्स जो है उसको ध्यान से पढ़ें, और एग्ज़ाम के लिए रिटन प्रैक्टिस भी करें खुद से, तब आपका थ्योरी में ज़्यादा मार्क्स अच्छा आ सकता है। ठीक है, चलिए तब हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 3 तरह के होते हैं। पहला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और तीसरा और आखिरी हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि इस बेसिस में हम लोग सिर्फ कैश में जो हमें सेल्स होता है, या जब भी हमें कैश रिसीव्ड होता है तभी हम अपना इनकम उसे कंसिडर करते हैं। अगर जब तक हमें कैश रिसीव्ड नहीं होता तब तक हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं इस सिस्टम में। इसी तरह एक्सपेंसेस जब भी हम कैश पेमेंट नहीं करते हैं जब तक एक्चुअल में, तब हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर वो ड्यू हो भी चुका हो, आउटस्टैंडिंग भी हो, फिर भी हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते। तो चलिए पढ़ते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग in which transactions are recorded in the books of account when cash is actually received or paid and not when the transactions take place। इस मेथड में हम रिकॉर्ड तभी करते हैं जब कैश एक्चुअली में हम पे करते हैं, यह हमें रिसीव होता है सेल्स के अगेंस्ट में, तभी हम उसे सेल्स कंसिडर करते हैं। अगर हमने क्रेडिट सेल किया तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते जब तक कि उससे पेमेंट हमको ना मिल जाए। अब हाइलाइट्स कुछ पढ़ते हैं इस सिस्टम के बारे में। It records transactions only when cash is actually received or paid out. Income is earned when cash is received and expenses are incurred when cash is paid। यानी इनकम अर्नड तभी हम मानेंगे जब कैश हमें मिल जाए, और एक्सपेंसेस हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हम उसे कैश में एक्चुअली पे कर दें। और नो रिकॉर्ड इज मेड फॉर प्री पेमेंट्स और एक्रूअल्स। कुछ आउटस्टैंडिंग हो गए हैं, ये एक्रूअल्स हमने इनकम अर्न कर लिया है, तो उसके लिए कोई भी रिकॉर्डिंग हम नहीं करते कि जब तक कि वो एक्सपेंसेस को हम पे ना कर दे, वो इनकम हम रिसीव ना कर ले। यही बात इस पॉइंट में बताया जा रहा है। इट डज नॉट फॉलो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, देयरफॉर प्रॉफिट इज ascertained बाय मीन्स ऑफ अ स्टेटमेंट। ये डबल बुक कीपिंग सिस्टम, जो डबल एंट्री सिस्टम है बुक कीपिंग का, उसे फॉलो नहीं करता है, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनाया जाता है पूरा, बल्कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बजाय एक स्टेटमेंट बना देते हैं जिससे हम प्रॉफिट अपना निकाल लेते हैं। ये गोइंग कंसर्न बिजनेस के लिए ये मेथड सूटेबल नहीं है लॉन्ग रन में। दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर अ गोइंग कंसर्न बिजनेस। इट इज़ वाइडली यूज बाय प्रोफेशनल्स एंड अदर सर्विस इंटरप्राइजेस। इस मेथड का इस्तेमाल कौन करता है? ज़्यादातर डॉक्टर्स, लॉयर्स और प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में ये मेथड इस्तेमाल नहीं होता है। छोटे मोटे दुकानों में कैश, जिनका ज़्यादातर कैश से लेन देन है, वही इसे इस्तेमाल करते हैं इस सिस्टम को। दूसरा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम विच रिकॉर्ड्स द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस as they are earned or incurred,
not as cash received or paid respectively. The basis of accounting arises from the concept of periodicity. इस सिस्टम में क्या होता है, हम कैश सेल्स को भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट सेल्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। एक अकाउंटिंग पीरियड में, यानी एक साल में जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसमें जो भी ट्रांजेक्शंस होता है, चाहे हमने उसे कैश में पे किया हो या कैश हमें मिला हो या ना हो, हम उस साल का पूरा सेल्स, परचेज और एक्सपेंसेस को हम कंसिडर करते हैं और जो उस पीरियड से रिलेटेड हो, और हम उसके बाद प्रॉफिट निकालते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग और ज़्यादातर बिजनेस, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में यही मेथड इस्तेमाल होता है और यही डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है। It records revenues and expenses as they are earned or incurred, not as cash received or paid. ये पढ़ चुके हम। It is suitable for any business entity, profit making or non-profit making. This basis of accounting does not reflect the actual inflow or outflow of cash. It takes into account prepayments and accruals. जो prepayments है और accruals है उसको ये accounts में लेता है। जो पेमेंट्स हमने एडवांस में कर दिया है और जो हमने एक्रू कर दिया, आउटस्टैंडिंग है या इनकम हमारा एक्रूड अर्नड हो चुका है, उसे ये कंसिडर करता है। ये छोटे मोटे टर्मिनेबल वेंचर्स ज़्यादातर इस मेथड को इस्तेमाल नहीं करते हैं। अंडर दिस मेथड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय मैचिंग एक्सपेंसेस, यानी उस साल में जितना रेवेन्यू कमाने के लिए हमने जितना एक्सपेंसेस किया है सारा, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो, सारा को हम कंसिडर करेंगे। तीसरा है हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये सिस्टम जो है ये मिक्सचर है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का। इसमें क्या होता है, इनकम को हम जब कैश मिलता है, एक्चुअली रिसीव होता है, तब हम कंसिडर करते हैं, और एक्सपेंसेस को हम एक्रू ड्यू हो तब भी कंसिडर करते हैं, कैश में पे कर दिया हो तब भी कंसिडर करते हैं। तो पहला वाला इनकम के केस में ये कैश बेसिस फॉलो कर रहा है और एक्सपेंसेस के केस में ये एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए मिक्सचर है। ऑल आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेटिंग actual expenses of the relevant accounting period. It is the most conservative method of accounting. इसमें ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ये बहुत ही कंजर्वेटिव मेथड है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। कितने तरह के अकाउंटिंग टाइप्स बोल सकते हैं हम लोग, इसे ब्रांचेस भी बोल सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला है, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग विच इज मेनली कंसर्न्ड विद द हिस्टोरिकल, कस्टोडियल एंड स्टीवर्डशिप एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट एंड अदर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आउटसाइड द बिजनेस एंटाइटी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो सेल परचेज हो चुका है, हिस्टोरिकल है यानी पहले हो चुका है, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारे मुंशी का काम है ना, मुंशी हमारे बिजनेस में क्या काम करते हैं, जो सेल परचेज हो गया है, जो हमने एक्सपेंसेस किया, वो सबको रिकॉर्ड करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसी चीज़ों से डील करते हैं। और इसका इस्तेमाल कौन करता है? ओनर्स करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स करता है, कंपनी का केसेस में शेयर होल्डर्स करते हैं, और जो बिज़नेस हमसे करना चाहते हैं आउटसाइडर्स, हमारे सप्लायर्स, कस्टमर्स, वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दूसरे बिजनेस एंटिटी जिसने हम बिज़नेस करना चाहते हैं, उन्हें वो ये सब देखते हैं, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द कॉस्ट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। एक गुड्स को या सर्विस को जो हम प्रोड्यूस करें उसमें कितना कॉस्ट लगा, इसको जब हम निकालते हैं, इसके लिए पर्टिकुलर तरह का हम स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स बनाते हैं, तब वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग करें कि हम एक कॉस्ट निकाल लें अपने प्रोडक्ट्स का, तो उसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? Management accounting is that part of accounting which is concerned mainly with internal reporting to the managers of a business unit. It relates to planning, control and decision making which is useful to the management in the discharge of its function. इंटरनल मैनेजमेंट में बहुत सारा हमें रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमें हेल्प करे बिजनेस डिसीजन लेने में। बहुत तरह का रिपोर्ट्स हमें चाहिए जो मैनेजर्स को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको डिसीजन लेना है बहुत सारा बिजनेस के बारे में, उस या और प्लानिंग करना और कंट्रोल करने में जो मदद करे ऐसे रिपोर्ट्स और इन्फॉर्मेशन, वो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखते हैं, हमें उनके बारे में बताया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारा थर्ड टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कुछ ऐसे अकाउंटिंग टर्म्स जो हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि हमें आगे इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना है अपने पूरे सब्जेक्ट में। ट्रांजेक्शन्स किसे कहते हैं? A transaction is a particular type of external event which can be expressed in terms of money and brings change in the financial position of a business unit. A transaction involves transfer of something of value between two or more entities. Transactions क्या होता है?
ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस में लेन देन होता है दो बिजनेसेस के बीच में, या दो पर्सन्स के बीच में, या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में भी हो सकता है, और इससे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस में चेंज आता है, और इसे मेज़र कर सकते हैं हम लोग, और ये मनी रिलेटेड होता है, और मेज़र कर सकते हैं हम उसे मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे एग्जांपल के तौर पर परचेज़ हमने किया, तो परचेज़ में क्या हुआ, हमने माल खरीदा एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस से अपने बिज़नेस के लिए, तो इसमें हमारा जो मनी है, बिज़नेस का जो कैश है, हमने उसे दिया, और उसके बदले में उनका जो प्रोडक्ट है हमने रॉ मटेरियल के तौर पर अपने बिज़नेस के लिए ख़रीदा। तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्सचेंज हो रहा है दो बिज़नेस के दरमियान, एक हमारे बिज़नेस और एक हमारा सप्लायर्स, वो हमें सामान दे रहा है रॉ मटेरियल, और हम उसे अपना बिज़नेस का कैश दे रहे हैं। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटाइटीज़ हो रहा है। इसी तरह सेल्स के केस में भी होता है, सैलरीज एंड वेजेस। जब हम अपने एम्प्लॉय को सैलरीज या वेजेस देते हैं, क्यों दे रहे हैं हम अपने बिज़नेस का कैश उन्हें दे रहे हैं, और उसके बदले में उनका सर्विस अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बिज़नेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह जब हम रेंट देते हैं अपने लैंडलॉर्ड को, जिसमें हमारा बिज़नेस फैक्ट्री लोकेटेड है, तो हम उनका ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी जगह अपने बिज़नेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बदले में अपने बिज़नेस का वैल्यू कैश उन्हें दे रहे हैं। तो ये ट्रांजेक्शन्स है, इसमें वैल्यू ऑफ एक्सचेंज होना ज़रूरी है, और इसे मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। दूसरा इवेंट। इवेंट क्या करते हैं? इवेंट इज़ एन ऑकरेंस, हैपनिंग, चेंज और इंसिडेंट विच मे और मे नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट। इवेंट एक ऐसा होने वाला घटना है, ये कोई चेंजेस है हमारे बिजनेस में, जिससे बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव नहीं होता, या कुछ हद तक इफ़ेक्ट हो सकता है, मगर वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने कोई नया रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, तो इससे कोई वैल्यू ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ दो एंटाइटी या बिज़नेस के दरमियान। बस ये एक इवेंट है जो हमारे बिज़नेस में हुआ है, इसका कुछ इफेक्ट होता है बिज़नेस पे, मगर इससे हमारा फाइनेंशियल पोजीशन उतना चेंज नहीं हो रहा है। जैसे डेथ ऑफ द जनरल मैनेजर, या स्ट्राइक हो रहा है, या कोई प्रोडक्ट हमने चेंज किया है, या इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी किया है, तो ये सब इवेंट एक चेंजेस है जो हमारे बिज़नेस में हो रहा है, मगर ये ट्रांजेक्शन्स नहीं है। तो ये दो डिफरेंस है, ट्रांजेक्शन और इवेंट, ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे हम याद रखेंगे। अकाउंट क्या है? एन अकाउंट इज़ अ फॉर्मल रिकॉर्ड। अकाउंट एक रिकॉर्ड है लेजर के रूप में, यानी कि पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड जो साल भर का हमारा ट्रांजेक्शन्स है। जैसे हमने परचेस अकाउंट एक हमारा है, ये एक लेजर है, इसमें साल भर में जो हमने कैश परचेस किया है और क्रेडिट परचेस किया है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन होता है डेट वाइज, और कब कब किया सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये अकाउंट होगी, ऐसा हम अकाउंट कहेंगे, परचेस अकाउंट। इसी तरह हमारा कोई एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट होगा, जैसे रेंट अकाउंट, कि साल भर में हमने कितना रेंट दिया, कब कब दिया, उसमें हमारा ये लिखा हुआ होगा, और पूरा डिटेल्स होगा रेंट से रिलेटेड। तो ये एक लेजर के फॉर्मेट में, लेजर का फॉर्मेट हम लोग आगे सीखेंगे, तो इसे हम रेंट अकाउंट कहेंगे। इसी तरह सेल्स अकाउंट हो सकता है, डेटर्स अकाउंट हो सकता है, क्रेडिटर्स अकाउंट हो सकता है। कैपिटल क्या कहते हैं? कैपिटल किसे कहते हैं? Capital is the amount of money invested by the owner in his business. The money is spent to buy things which the business unit needs to carry on its trade. Capital can be brought in by a person into the business in different forms, cash or kind. Capital वो पैसा होता है जो बिज़नेस शुरू करने के लिए ओनर जो होता है अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है। ये कैश के रूप में भी हो सकता है और काइंड के रूप में भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम एक फुटवेयर इंडस्ट्री का, खादिम्स कंपनी का, कि उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, अपना एक नया बिज़नेस, कोई भी फुटवेयर बिज़नेस मान लीजिए ए लिमिटेड। उसमें उन्होंने 5 लाख रुपया कैश इन्वेस्ट किया बिज़नेस को शुरू करने के लिए, और उनके पास कुछ स्टॉक्स थे न्यू गुड्स के, जूते के बहुत सारे, उनका वैल्यू 2 लाख था, तो उन्होंने 2 लाख का वो स्टॉक उसमें बिज़नेस में लगाया। तो हम टोटल कैपिटल क्या कंसिडर करेंगे? 7 लाख रुपया, 5 लाख का कैश और 2 लाख का गुड्स उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये कैपिटल है, और इसका ये बिज़नेस के लिए लायबिलिटी होता है, और इस पे हक जो होता है ओनर का होता है। ड्राइंग्स किसे कहते हैं? ड्राइंग्स आर एसेट्स withdrawn by the owner of a business unit. Drawings thus appear in the sole traders and partnership business. जब बिज़नेस का ओनर कुछ पैसा अपने बिज़नेस से निकालता है अपने इस्तेमाल के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या कुछ गुड्स निकालता है, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। ये सोल प्रॉपर्टरशिप जहाँ पे एक ही मालिक होता है, या पार्टनरशिप बिजनेस जहाँ पे 2-3 मालिक होते हैं, उस केसेस में होता है, उन बिजनेसेस के केसेस में होता है। और जब कंपनी में ड्राइंग्स नहीं होता है, कंपनी में
मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं, उन्हें डिविडेंड मिलता है और वहाँ ड्राइंग्स का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप बिजनेस में होता है। सोल ट्रेडर्स में एक ही मालिक होता है, ओनर, और पार्टनरशिप बिजनेस में एक से ज़्यादा ओनर होता है, पार्टनर्स होते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या है? लाइबिलिटीज़ किसे कहते हैं? लाइबिलिटीज़ मतलब होता है जो हमारा देना है, बिजनेस का जो देना है पैसा मार्केट्स में या उसके इंटरनल लोगों को। Liability is a legal obligation expressed in terms of money which arises from transactions or other events that have already occurred. It involves an enterprise in a probable future transfer of cash, goods or services or the foregoing of a future cash receipt. लाइबिलिटी का ऑब्लिगेशन है जो हमने बिजनेस का ट्रांजेक्शन किया, जैसे हमने परचेस किया अपने सप्लायर से, तो हमें उन्हें पैसा देना ज़रूरी बनता है। ये हमारा देना है जो हमें उनको देना है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उन्हें पैसा देना है। मान लीजिए हमने 1 लाख रुपये का गुड्स परचेस किया तो हमें उन्हें 1 लाख रुपया देना है कैश, तो ये हमारा लाइबिलिटी है। इसी तरह हमने रेंट पे जगह इस्तेमाल किया तो रेंट हमें अपने लैंडलॉर्ड को देना, ये हमारा लाइबिलिटी हो गया। इसी तरह हमने वर्कर्स से सर्विस लिया है तो उन्हें सैलरीज देना है, तो ये हमारा लाइबिलिटी हुआ। ये सब एक्सपेंसेस है जो हमारा लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी 2 तरह के होते हैं, क्लासीफाई किया जा सकता है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो होते हैं जो साल भर के अंदर जो एक्सपेंसेस को हम, जो लाइबिलिटीज़ को हम सेट आउट कर लेते हैं, उन्हें दे देते हैं, या साल भर हो या 2 महीना या 3 महीना में, तो वो करंट लाइबिलिटी का नेचर पे होते हैं। जैसे हम डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ आर अ कंपनीज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। छोटे टर्म का जो हमारा देना होता है लाइबिलिटी का, उसे हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस दैट आर ड्यू विद इन 1 ईयर और विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे हमने परचेस किया तो हमें, हमारा टर्म्स है कि हम 2 महीने में 60 डेज़ में पेमेंट दे देते हैं, तो ये हमारा 60 डेज़ में जितना भी परचेस करते जा रहे हैं हम, जिस जिस डेट में 60 डेज़ पे उसका पेमेंट करते जा रहे हैं, तो ये हमारा करंट लाइबिलिटी है। अकाउंट्स पेबल उसी को बोलते हैं जिससे हम क्रेडिट में परचेस करते हैं, तो वो हमारा सप्लायर है, उसको क्रेडिटर्स हम लोग बोलते हैं, और क्रेडिटर्स का दूसरा नाम अकाउंट्स पेबल है। इसी तरह शॉर्ट टर्म डिबेंचर हमने मार्केट से कैपिटल उठाया तो वो हमारा करंट लाइबिलिटी है। छोटे टर्म के लिए हमने उसे लिया मार्केट से, 3 महीना 6 महीने के लिए हम उसे पेमेंट कर देंगे। इसी तरह हम कुछ महीनों के लिए लोन लिया है मार्केट से, तो वो करंट लाइबिलिटीज़ है। और दूसरा क्लासिफिकेशन है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। ये वो हमारा ऑब्लिगेशन है जो हमें, जो नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होता है। जैसे हमने कुछ लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स पे लोन लिया है जो हमें 5 साल में रिपे करना है, या बॉन्ड्स है जिसे हमें 5 साल में रिपे करना है। ये डिवेंचर और बॉन्ड्स क्या है? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, इस पर हम लोन उठाते हैं मार्केट से। इसी तरह हमने कोई लोन लिया है बैंक से जो हमें 1 साल से ज़्यादा वक्त के बाद पे करना है, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है। इसी तरह कुछ भी हमने अपने बिजनेस के लिए परचेस किया है या कुछ भी हमने इस्तेमाल किया है जिसे हमें 1 साल बाद पेमेंट करना है, 1 साल से ज़्यादा वक्त के बाद पेमेंट करना, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाएगा। तो लाइबिलिटी हम समझ गए हैं, लाइबिलिटी क्या होता है और लाइबिलिटी के कितने टाइप्स है। लाइबिलिटी के 2 टाइप्स है, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। अब हम एसेट्स पढ़ेंगे। एसेट्स का मतलब होता है रिसोर्सेज दैट द बिजनेस ओन्स। एसेट्स आर दोज रिसोर्सेज दैट द बिजनेस ओन्स। जो बिजनेस का संपत्ति है, जायदाद है, उसे हम एसेट कहेंगे। क्या हो सकता है? बिजनेस जहाँ पे कर रहे हैं वो जगह अगर बिजनेस का खुद का है तो वो बिजनेस का एसेट संपत्ति है। वहाँ पे जितनी चीज़ें हैं, प्लांट एंड मशीनरी बड़ा बड़ा जो आपने परचेस किया है, वो सब बिजनेस का जायदाद और संपत्ति है। इसी तरह बिजनेस में बिजनेस के अकाउंट में जितना कैश पड़ा हुआ है, उसके गोडाउन में, फैक्ट्री में जितना माल पड़ा हुआ है, वो सब उसका एसेट्स है। ये कोई भी राइट्स उसने मार्केट में कुछ एफडी करके रखा है बैंक में, उसने कुछ एसेट और ख़रीद कर रखा है, कोई लैंड और बिल्डिंग और दूसरी जगहों में ख़रीद कर रखा है, तो वो उसका एसेट्स है। उसका जितना भी जायदाद संपत्ति है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जिसे हम जायदाद संपत्ति कह सकते हैं, वो उसका एसेट्स है। एसेट्स भी 2 तरह के होते हैं, करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म या नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो है जो हमें रियलाइज़ हो जाते हैं 3 महीना या साल भर के अंदर, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में या साल भर के अंदर। करंट एसेट्स रिप्रेजेंट्स ऑल द एसेट्स ऑफ अ कंपनी दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वीनियंटली सोल्ड, कंज्यूम्ड
यूज्ड और एग्जॉस्टेड थ्रू स्टैंडर्ड बिजनेस ऑपरेशन विद इन 1 ईयर। साल भर के अंदर जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कैश होता है, ये करंट एसेट है, ये हम हमेशा इस्तेमाल जल्द से जल्द करके रहते हैं। कुछ खास पर्पस के लिए 1 साल 2 साल बाद इस्तेमाल करेंगे ऐसा हम नहीं रखते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं डेटर्स को। डेटर्स किसे कहते हैं? जो जिन कस्टमर्स को हम लोग क्रेडिट में माल बेचते हैं वो हमारे कस्टमर्स, उनको डेटर्स हम बोलते हैं, और उसी का दूसरा नाम अकाउंट्स रिसीवेबल है। तो नॉर्मल डेटर्स लोग 2 महीने 3 महीने में या 6 महीने में पेमेंट कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर के अंदर ही हो जाता है। तो वो हमारा जो डेटर्स जो होता है वो हमारा करंट एसेट होता है। इसी तरह स्टॉक जो होता है, नॉर्मली हम 1-2 महीने में या 3 महीने में स्टॉक हमारा फैक्ट्री का निकल ही जाता है, तो स्टॉक भी हमारा करंट एसेट होता है। इसी तरह मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होते हैं कुछ फाइनेंस के, जो हमारा साल भर के अंदर रियलाइज़ हो जाता है। इसी तरह और भी अगर कोई एसेट्स होगा जो साल भर के अंदर हमारा रियलाइज हो जाता है, इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो करंट एसेट्स में आता है। दूसरा है नॉन करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स आर कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स फॉर विच द फुल वैल्यू विल नॉट बी रियलाइज्ड विद इन द अकाउंटिंग ईयर। फॉर एग्जाम्पल लैंड, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ट्रेडमार्क्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल एटसेट्रा। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड है, ये सब लॉन्ग टर्म एसेट्स है, इसको हम लोग जल्दी रियलाइज़ नहीं करते हैं और इसका बेनिफिट हमें बहुत सालों तक मिलता है, इसीलिए इसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं? जो बिज़नेस में कैपिटल के तौर पे लगाए जाते हैं वो बिज़नेस के लिए तो रिसिप्ट है ना, तो इसलिए वो कैपिटल है, कैपिटल नेचर के हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। और ये कौन ओनर भी कर सकता है या कोई और भी कर सकता है बिजनेस में। जैसे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर ने पहले जब बिज़नेस शुरू किया था तो 5 लाख रुपया लगाया था उसने शुरुआत में, तो वो कैपिटल हो गया। फिर बाद में साल के 6 महीना 9 महीना गुजरने के बाद उसे लगा कि और हमें कैश की ज़रूरत है, तो और 1 लाख रुपया उसने बिज़नेस में लगाया, तो ये एडिशनल कैपिटल इसे कहते हैं, इंट्रोड्यूस बाय द प्रोपराइटर। इसी तरह कुछ फ्रेश इशू हमने किया शेयर्स के, तो वो भी हमारा एडिशनल कैपिटल हो गया। कोई हमने एसेट सेल किया जो सेल के लिए नहीं था, जो हमने सेल के लिए नहीं रखा था और उसका पैसा को हमने इस्तेमाल किया बिजनेस में ही, तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट होगा। अब रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा है? रेवेन्यू रिसिप्ट वो होता है जो हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। जैसे हमने सेल किया, ये हमारा बिजनेस का नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी है, तो हमें वो हमारा रेवेन्यू हो गया। इसी तरह हमें कुछ कमीशन मिला, कुछ सर्विस हमने दिया, कुछ हमने एफडी करके रखा था उसमें हमें पैसा मिल गया विद इन द ईयर, तो ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। ये ऐसा रिसिप्ट है जो रेवेन्यू नेचर का है। इसका डेफिनेशन आइए हम लोग पढ़ते हैं। A receipt of money is considered as revenue receipt when it is received from customers for goods supplied or fees received for services rendered in the ordinary course of business, which is a result of the firm's activity in the current period. एग्जाम्पल पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स से जो हमारा पैसा मिल रहा है सेल्स के अगेंस्ट में, ये नॉर्मली हमें 3 महीना 4 महीने में मिल जाता है, तो इसीलिए ये रेवेन्यू नेचर का हो गया। बैड डेब्स कुछ था हमारा, वो रिकवर्ड हो गया, ये भी रेवेन्यू नेचर का हो गया। कमीशन हमें मिला, कुछ हमने सर्विस प्रोवाइड किया, ये इंटरेस्ट मिला हमें, तो ये रेवेन्यू नेचर का हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंड ऑन बाइंग फिक्स एसेट्स और एडिंग टू देयर वैल्यू। कुछ हम लोग खर्च करते हैं बिजनेस में कुछ फिक्स एसेट्स ऐसा परचेस करने के लिए जिससे हमारे बिजनेस को बहुत सालों तक फ़ायदा होगा। हमने कुछ ऐसा प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया जिससे हमारा बिज़नेस को बहुत सालों तक फ़ायदा होगा। वो चीज़ ज़रूरी है कि 1 साल सिर्फ फ़ायदा नहीं होता साल भर तक, बल्कि कई सालों तक उसका बेनिफिट हमें मिलता है। जैसे हमने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया प्रोडक्शन के लिए जो हमें हर महीने 1 लाख पीसेज ऑफ गुड्स देगा और ये प्लांट एंड मशीनरी हमारा 10 साल तक चलेगा। इसी तरह हमने कुछ और एक्सपेंसेस किया अपने बिज़नेस में। हमने अपने बिल्डिंग का एक्सटेंशन किया, हमारा 3 तल्ला फ्लोर था और 1 तल्ला हमने बढ़ा दिया, तो ये जो हमारा 1 फ्लोर हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया है इससे हमें कई सालों तक फ़ायदा होगा बिज़नेस को, तो इससे हमने वैल्यू ऐड किया अपने बिज़नेस में। तो ये एक्सपेंसेस जो हमारा हुआ ये कैपिटल नेचर का हो गया और इसका वैल्यू हमें एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा मिलेगा, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? वो एक्सपेंडिचर जो हम रोज़ाना अपने बिज़नेस के लिए या महीने में या 2-3 महीने में करते रहते हैं, वो एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा रेवेन्यू नेचर का है। ये हमेशा हम करते रहते हैं, जैसे कि सैलरीज हर महीने पे करते रहते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे रोज़ाना करते रहते हैं, तो ये हमारा जो एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू नेचर का है। जैसे टैक्स हम हर महीने देते रहते हैं जीएसटी गवर्नमेंट को, तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर का है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
is a revenue expenditure whose usefulness extends over more than one accounting period. It can be defined as that class of revenue expenditure which is incurred during a particular accounting period but is applicable either wholly or in part to future accounting periods. It appears in the balance sheet as an asset until the whole amount has been transferred to the profit and loss account. Deferred revenue expenditure एक खास तरह का revenue expenditure है, ये हमारा बैलेंस शीट में अपीयर करता है। ये एक बार हम एक्सपेंस करते हैं मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हम हर साल राइट ऑफ नहीं करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सारे एक्सपेंसेस को हम कहाँ माइनस करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिखाने के लिए। ये एक्सपेंसेस हम एक बार कर देते हैं मगर इसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं और हर साल इसका कुछ हिस्सा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस करते हैं। एक बार हम इसे लेस नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ह्यूज अमाउंट होता है और इसे एक बार लेस नहीं किया जाता, इसीलिए जब तक ये पूरा राइट ऑफ नहीं होता ये बैलेंस शीट में अपीयर करता है। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने कोई एक्सपेंस किया, एडवर्टाइजिंग में हमने कोई एक्सपेंस किया, ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ा, एक हमने अमिताभ बच्चन से ऐड करवाया, उनको पे करना पड़ा 2 करोड़ रुपया, तो एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है, ह्यूज कैपिटल नेचर का है, तो इसको हमने डिफर्ड कर दिया, यानी इसको टाल दिया हमने कई सालों तक इसका खर्चा को राइट ऑफ करने से, इसीलिए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? तो नॉर्मल बात है, कोई भी हम कैश में पेमेंट करते हैं या उधारी में हम कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड कुछ खर्च करते हैं या लायबिलिटी हमारा इनकर एक्रू हो जाता है तो वो हमारा लायबिलिटी हमारा इनकर हो जाता है तो वो हमारा एक्सपेंसेस है। इनकम तो नॉर्मली हम जानते हैं कुछ भी हम पैसा कमाते हैं अपने बिजनेस से वो इनकम है। प्रॉफिट जब हम एक्सपेंसेस से अपना रेवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस कर दे तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। इसी तरह लॉस उसका अपोजिट होता है। परचेज़ नॉर्मल चीज़ है, आप जानते हैं जब हम कुछ सामान परचेस करते हैं अपने बिजनेस के लिए वो परचेज़ है। सेल्स जब हम करते हैं तो वो सेल्स हो गया, अपने कस्टमर्स को कुछ भी हम फिनिश प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस किया उसको सेल करते हैं तो वो सेल्स हो गया। स्टॉक वो है जो हमारे बिजनेस में रहता है, हमारा रॉ मटेरियल के रूप में हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस जिस पे भी काम चल रहा है प्रोडक्शन के अंदर है, ये वो हमारा फिनिश गुड्स हो चुका है, स्टॉक के तौर पे रखा हुआ है। तो ये तीन ही चीज़ें स्टॉक में आती है, हमारा वो सामान जिससे हम बिज़नेस में डील कर रहे हैं, जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं। डेटर्स मैंने बता दिया आपको, जिन्हें हम कस्टमर्स को सेल करते हैं वो हमारे लिए डेटर्स है, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिटर्स इसी उन्हें कहते हैं जिससे हम उधार में माल खरीदते हैं। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल क्या होता है इसे हमें ध्यान से देखना है। ये एक तरह का बिल होता है, मान लीजिए हम कैश नहीं देते अपने जिससे हम अपने परचेस किया उसको कैश नहीं देते हम, और उसके बदले उन्हें एक बिल लिख के दे देते हैं कि आपको मैं 1 महीने बाद 1 लाख रुपया दूंगा क्योंकि मैंने आपसे माल खरीदा है। तो ये बिल का वैल्यू इतना होता है कि बैंक में जाके अगर वो बंदा जिसको हमने ये लिख कर दिया है वो जाके बैंक को बोले भाई ये मेरा बिल 1 महीना बाद पैसा मिलने वाला है, आप जाके उनसे ले लेना, और बैंक चेक करता है कि वो बंदा हाँ ठीक ठाक है, उसको मैं पहचानता हूँ, उससे मैं ले लूँगा। तो बैंक क्या करता है, 1 लाख का बिल जो होता है उस आदमी को जिसके पास बिल है उसको पैसा अभी चाहिए होता है, तो बैंक क्या करता है अपने पास उसके पास पैसा है तो वो अपने पैसा का इस्तेमाल करके, फंड का इस्तेमाल करके उसे कुछ पैसा कमीशन काट के उसे दे देता है। 1 लाख का है तो मान लीजिए 5,000 या 10,000 रुपया काट के उसको फ़ौरन दे दिया पैसा 90,000 और उसे कैश मिल गया, वो फ़ौरन इस्तेमाल कर सकता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट, इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बिल्स रिसीवेबल किसे कहते हैं? जब हमने किसी को सेल किया और हमें वो बिल जब लिख के देता है तो वो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है क्योंकि पैसा हमें मिलने वाला है, हम जाके उसे बैंक से करवा लेंगे डिस्काउंट। और बिल्स पेबल कब है? जब हमने किसी से परचेस किया, माल खरीदा है और हमने उसे लिख के दिया है कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इसे आप बैंक में डिस्काउंट कर लीजिए, तो ये हमारे लिए बिल्स पेबल हो गया क्योंकि इसका पैसा बैंक हमसे लेगी। गुड्स किसे कहते हैं? गुड्स तो नॉर्मल बात है, जिस चीज़ का हम फिजिकल आइटम है जिसका ट्रेड करते हैं उसे गुड्स कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स 2 तरह के हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कंज्यूमर डिस्पोजेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड्स कौन से होते हैं? जो थोड़ा ज़्यादा समय तक इस्तेमाल होते हैं, और कंज्यूमर डिस्पोजेबल्स जैसे कि कार्स, टेलीविज़न, ये ज़्यादा समय तक इस्तेमाल होते हैं, कंज्यूमर इसे ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करता है। और कंज्यूमर डिस्पोजेबल्स क्या होते हैं? जो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, हमने एक कोल्ड ड्रिंक खरीदा, उसे पी के फेंक दिया, एक चिप्स का पैकेट खरीदा, उसे पी के खा के फेंक दिया, तो ये हमारा डिस्पोजेबल्स है। कॉस्ट किसे कहते हैं? कॉस्ट तो नॉर्मल बात है, एक प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट है, उसको बनाने में क्या खर्चा हुआ, यही उसका कॉस्ट है। और खर्चा कितने प्रकार के उसमें लग सकते हैं? मटेरियल्स लग सकता है उसमें, सामान, लेबर, जो वर्कर्स उसमें इस्तेमाल हुए हैं, और तीसरा ओवरहेड।
बहुत सारे जो ऑफिस ओवरहेड होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं, बहुत सारे खर्चे जो मटेरियल लेवल के अलावा होते हैं उन सबको ओवरहेड कहते हैं। ये 3 तरह के खर्चे उसे कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में होता है, तो ये कॉस्ट है उसका। गेन किसे कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है। जब हम सेल करते हैं नॉर्मली जो हमारा है वो हमारा सेल्स जो है वो रेवेन्यू हमेशा नॉर्मल एक्टिविटी है। जो इर्रेगुलर इनकम होता है हमारे बिजनेस में और वो नॉन रिकरिंग, वो बार बार नहीं होता है। सेल तो हमारा बार बार होता है, मगर गेन जो हमारा बार बार नहीं होता, वो इर्रेगुलर नेचर का होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। जैसे कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट रखा था, खरीदा था, उसको बेच दिया, तो सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो हमारा इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो गेन है। कोई फिक्स एसेट्स था हमारा, इस्तेमाल कर लिया, ख़राब हो गया, वो ज़्यादा बिजनेस में चलेगा नहीं, हमें उसको बेच के नया लेना चाहिए, तो हमने उसको डिस्पोज कर दिया, उस पर जो हमारा गेन हो गया वो हमारा गेन है। कोई लाइबिलिटी था, उसको कम दाम में हमने सेटलमेंट कर लिया, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 लाख का था, हमने उसे 90,000 में सेटल कर लिया, तो ये हमारा 10,000 का गेन हो गया, तो ये गेन है। वाउचर क्या है? वाउचर एक बिजनेस डॉक्यूमेंट है। द वाउचर इज डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द ऑथोराइजेशन टू पे एंड स्पेसिफाइज द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिट। वाउचर होता है एक बिजनेस डॉक्यूमेंट से जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। मैनेजर ने वाउचर लिख के दिया अपने असिस्टेंट मैनेजर को कि इसको पे कर दीजिए, तो ये एक ऑथराइजेशन है कि आप उसको पेमेंट कर दे। और वाउचर हम इस्तेमाल करते हैं जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए भी, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए भी। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसका एग्जांपल्स भी देखेंगे, मैं आपको वाउचर्स भी दिखाऊंगा कैसा होता है और कैसे उसे बनाया जाता है बिजनेस में, वो भी दिखाऊंगा। डिस्काउंट क्या होता है? नॉर्मली डिस्काउंट तो हम जानते हैं कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं, उसका जो प्रोडक्ट वैल्यू होता है, जो प्राइस होता है, उससे हमें कम में मिल जाए, वही डिस्काउंट है, और ये डिस्काउंट इसी कहते हैं। अब फेस वैल्यू से जो हमें कम दाम में मिल गया वही डिस्काउंट है। 4 तरह का डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट, जब एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से कुछ खरीदता है, जैसे कि मैं रिटेलर हूँ, मैंने होलसेलर से खरीदा या मैन्युफैक्चरर से खरीदा, तो मुझे वो डिस्काउंट जो देगा तो वो बिज़नेस के बीच में हुआ, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है। और जब ऐसा डिस्काउंट एक लेवल पे पहुंच जाता है कि आप उसके बहुत अच्छे कस्टमर बन गए हैं, आपका रिश्ता उस बिज़नेस से बहुत पुराना हो गया, तो वो ख़ास आपको एक डिस्काउंट देता है। क्या आपने उससे मान लीजिए 5 लाख यूनिट खरीद लिया 5 साल में, तो उसने आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया 1% का, तो उसे क्वांटिटी डिस्काउंट बोलेंगे। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वो है जो हम कैश सेल्स पे हमें डिस्काउंट मिलता है कि एक बिज़नेस है जो सेल करता है क्रेडिट में, अगर आप उससे ख़रीदते हैं तो उसके लिए प्राइस ये है, और अगर आप इंस्टेंटली उसे कैश दे के खरीद लेते हैं माल, तो वो आपको एक्स्ट्रा 5% या 10% डिस्काउंट देता है, तो ये कैश डिस्काउंट है। सेटलमेंट डिस्काउंट क्या है? सेटलमेंट डिस्काउंट वो है जब हम कोई भी अपना ड्यूज़ को सेटल करते हैं, तो उसमें हम एक सेटल करने की वजह से वो हमें एक डिस्काउंट देता है, तो वो सेटलमेंट डिस्काउंट है। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का सेकंड लेक्चर। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।